हाँ बच्चों, आप लोग गॉस की प्रमेय के एप्लीकेशन में आज आप पढ़ेंगे एक समान रूप से आवेशित अनंत विस्तार की अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चादर कैसी है? अचालक है, अनंत विस्तार की है और एक समान रूप से आवेशित है। इसका मतलब चादर पर आवेश का पृष्ठ घनत्व एक समान है। तो एक समान रूप से आवेशित अचालक चादर शीट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक अचालक शीट है जिसके निकट आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ये देखें, ये मान लीजिए कोई अचालक शीट है जो कि अनंत विस्तार की है, इसलिए इसका एक किनारा आप समझिए बहुत विस्तृत है, अनंत विस्तार तक फैला हुआ है। इसके पास कोई बिंदु P है जहां पर कि हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। यहाँ पर P और चादर पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, ये चादर एक समान रूप से धन आवेशित है। चादर पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा माने प्रति एकांक क्षेत्रफल में समाहित आवेश। जैसे आप पिछले वाले वीडियो में देखे थे कि आवेश एक पतले तार के रूप में फैला हुआ था। अब यहाँ शीट पर एक समान रूप से फैला हुआ है, तो जहां तार पर एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट था आवेश, उस पर आवेश का रैखिक घनत्व तो निकाला गया था लैम्डा। यहाँ पर चूंकि चार्ज पूरे शीट पर फैला हुआ है, इसलिए यहाँ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व यानी पर एकांक क्षेत्रफल में जितना भी आवेश समाहित है उसे आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा कहते हैं, यानी सिग्मा बराबर Q/A। अगर ए एरिया पर आवेश Q है तब तो यहां से Q की वैल्यू हमको मिल जाएगी Q = सिग्मा × A, अर्थात A क्षेत्रफल में जो आवेश है वो सिग्मा × A के बराबर। तो P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए आप गॉस का प्रमेय यूज करेंगे, गॉस के प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। तो गॉस के प्रमेय का इस्तेमाल करने के लिए पहले आप एक गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे, तब उसके भीतर देखेंगे कितना आवेश समाहित है गॉसियन पृष्ठ के अंदर। तो सबसे पहले हम ऐसा एक गॉसियन पृष्ठ बना रहे हैं जो कि पॉइंट P से होकर जाए और वो बेलनाकार है। ये मान लीजिए एक बेलनाकार हम पाइप विचार करते हैं। इसकी समतल सतह पर पॉइंट P है और इस पाइप का दूसरा सिरा जो है उसको डॉट लाइन से देखिए, ये डॉट लाइन से दूसरा सिरा जो कि शीट के उस पार है। जैसे कोई शीट हो गई, आधा बेलन इस पार है और आधा बेलन उस पार है शीट के। इस चादर के इस पार आधा बेलन दिखाई दे रहा है, इधर वाला जो कंटिन्यू लाइन से है, और जो डॉट लाइन से खींचा जा रहा है वो बेलन उस पार है
आधा वाला पोर्शन बेलन का। तो ये देखिए इधर वाला जितना नहीं दिखाई दे रहा है उतना पोर्शन तो डॉट लाइन से बना है, और उधर जब बेलन का भाग बढ़ गया तो फिर दिखाई देने लगा। तो P के संगत यहाँ एक दूसरा पॉइंट हम Q ले लेते हैं जो कि चादर के दूसरी ओर है। तो अब इस गौसियन पृष्ठ पर विचार करेंगे। तो ये देख रहे हैं दो समतल सिरे हैं, एक समतल सिरा S1 है, दूसरा समतल सिरा S2 है, और इस बेलन के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल हम A मानते हैं। और तीसरा जो है वो वक्र सतह है इस बेलन की। जैसे बेलन हो जाए आधा इधर है आधा उधर है, तो बेलन की वक्र सतह हो गई ये S3 हो गई। तो तीन सरफेस हैं बच्चों, पहली सतह S1, दूसरी सतह S2, ये दोनों समतल हैं, और तीसरी जो वक्र सतह है बेलन की पूरा इस पार से उस पार, ये S3 है। तो S1 पर अगर हम छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे, यहाँ पर विचार करें सूक्ष्म क्षेत्रफल वेक्टर dA, तो इस शीट में जिसमें कि धन आवेश समाहित है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर आई E, और एरिया वेक्टर dA, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए। देख रहे हैं आप, एरिया वेक्टर dA और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E दोनों एक ही डायरेक्शन में है। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी देखिए, अगर यहाँ हम सूक्ष्म क्षेत्रफल पर विचार करते हैं तो वेक्टर dA और वेक्टर E दोनों ही आउटसाइड में है। तो इन दोनों समतल सिरों से तो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, किंतु अगर हम वक्र सतह पर थोड़ा सा एरिया विचार करें, यहाँ पर ये जो कि बेलन के वक्र सतह पर है, यहाँ पर वेक्टर dA बाहर की ओर सतह के लंबवत हो गया, जबकि वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन वही रह गया जो कि यहाँ पर है पॉइंट P पर। तो ये आप देख रहे हैं कि जितना भी पूरा वक्र सतह है बेलन का, वहां पर एरिया वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र E, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये दोनों परस्पर लंबवत हैं पूरे बेलन के वक्र सतह पर। वेक्टर dA और वेक्टर E लंबवत है, तो लंबवत होने के कारण वहां से कोई भी वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। तो वैद्युत फ्लक्स केवल दोनों समतल सिरों से गुजरेगा। तो दोनों समतल सिरों से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स दोनों समतल सिरों से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स phi = phi1 + phi2, जहाँ phi1 पहले सिरे S1 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है और phi2 दूसरे सिरे S2 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है। तो ये phi = इंटीग्रेशन E × dA आप पढ़े हैं, E × dA प्लस इसका भी इंटीग्रेशन E × dA। E.dA तो 2 × E.dA हो जाएगा, ये हुआ 2 × इंटीग्रेशन E.dA। इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ देख लीजिए। या phi = 2 × E × इंटीग्रेशन ऑफ dA A हो जाएगा, तो 2EA। अब यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड लिखा गया है, जब तीर का निशान हट गया तो मैग्नीट्यूड हो गया है।
2EA। पुनः चूंकि गॉस के प्रमेय को हम यहाँ यूज कर रहे हैं, इसलिए गॉस थ्योरम के अनुसार फाई ई क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। फाई ई की वैल्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 2E इंटू ए। अब क्यू की वैल्यू यहाँ आपने पहले ही पढ़ा था, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, इसको आपने पढ़ लिया पहले ही। सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, तो क्यू की वैल्यू सिग्मा इंटू ए, तो यहाँ जब लिख देंगे सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 2EA, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ई की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 इधर आ जाएगा एप्सिलॉन 0। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई न्यूटन पर कूलम, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो बच्चों ये अनंत विस्तार की एक समान रूप से आवेशित शीट यानी चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये फार्मूला है, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। यहाँ आप देख रहे हैं कि चादर से पॉइंट P की दूरी नहीं लिखी गई है, इसका मतलब उसके निकट कोई भी बिंदु है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करती है। अब हम आपको पढ़ाएंगे चालक सीट। सीट कैसी थी? ये अचालक थी। अब चालक सीट ही है जिसकी कुछ मोटाई भी मानी गई है, उसके समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका अगला वाला आर्टिकल देखिए, एक समान रूप से आवेशित चालक सीट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक समान रूप से आवेशित चालक सीट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक समान रूप से आवेशित चालक सीट कहें या प्लेट, एक ही बात है, प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इस केस में देखिए, मान लिया ये कोई चादर है और वो कंडक्टिंग मटेरियल से बनी हुई है। ये प्लेट है, प्लेट की यहाँ मोटाई दिखाई दे रही है। जैसे मान लीजिए कोई प्लेट होती है, बुक देखें, जैसे मान लिया है ये हमारे पास एक बुक है, इसको अगर हम ऐसे समझें तो ये इसका पूरा पोर्शन दिखाई देगा। यहाँ इस तरह से देखिए, इसकी मोटाई दिखाई दे रही है इस प्रकार से। ये मान लीजिए धातु की प्लेट है, तो इसकी यहाँ पर ये मोटाई दिखाई दे रही है, तो इसके कारण हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आप पढ़े हैं कि किसी चालक को दिया गया आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। जितना भी आप चार्ज देंगे वो सारा चार्ज उसके आउटर सरफेस पर एक समान रूप से फैल जाएगा। तो इस शीट के बाहरी सतह नंबर 1 पर यहाँ धन आवेश एक समान रूप से फैल गया है। इसी प्रकार इसका दूसरा सरफेस 2, इस पर भी आवेश एक समान रूप से फैल गया है और दोनों सतहों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। यानी पर यूनिट एरिया में जितना भी आवेश समाहित है उसकी वैल्यू सिग्मा है। अब मान लिया इस चालक प्लेट के समीप एक पॉइंट P है जहाँ पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है।
तो इसके लिए अब हम अपने पिछले वाले डेरिवेशन पर जाएंगे, जहां से आपने देखा कि एक शीट थी जब अचालक थी तो उसके समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E डॉट dA के बराबर आई, और कुल मिलाकर जब आपने गणना किया तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 मिला। तो इसका डेरिवेशन पिछले वाले से हम कर देंगे। शीट 1 या सतह 1 सरफेस 1 सतह 1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतह 1 को हम अचालक शीट की समान व्यवहार करेंगे। तो एक पहली शीट के कारण एक पॉइंट P है, उसके पास में यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पिछले वाले आर्टिकल में आपने देखा E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। पहले वाले के कारण हम इसको E1 मान लेते हैं। इसी प्रकार दूसरे शीट जो दूसरी सतह है, सतह 2 के कारण इसी प्रकार से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो पहली शीट के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 आई, दूसरी शीट के कारण E2 आई। दोनों आप देख रहे हैं एक ही डायरेक्शन में हैं, दोनों वेक्टर E1 और वेक्टर E2 दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं। अतः पॉइंट P पर अगर हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी यानी टोटल तीव्रता निकालना चाहते हैं तो दोनों की तीव्रताओं के योग के बराबर होगा। अतः बिंदु P पर कुल तीव्रता तीव्रता का मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से है, E इक्वल टू E1 प्लस E2। तो ये जोड़ हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये दोनों जोड़ करके सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के बराबर आए। तो ये कुल तीव्रता हुई बच्चों। अगर अचालक शीट है तो उसके समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, और चालक प्लेट हो गई, चालक शीट हो गई, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसकी जस्ट डबल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 न्यूटन प्रति कूलम ये मात्रक है। अब अगला वाला है आर्टिकल, एक समान रूप से आवेशित प्लेटों के बीच और बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और प्लेटें कैसी आवेशित हैं? अपोजिट आवेशित हैं। पहली प्लेट धन आवेशित है तो दूसरी प्लेट ऋण आवेशित है। दोनों प्लेटों के बीच में और बाहर वाले स्थान पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कैसे करेंगे उसके लिए देखिए, मान लीजिए दो चादरें हैं। पहली चादर एक समान रूप से धन आवेशित है और दूसरी चादर एक समान रूप से ऋण आवेशित है। दोनों चादरों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है और प्लेटें अचालक हैं। एक समान रूप से धन तथा ऋण आवेशित अचालक प्लेटों के बीच और बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान रूप से आवेशित धन तथा ऋण
प्लेटों के बीच एक समान रूप से आवेशित धन तथा ऋण प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये बच्चों मान लिया ये पहली प्लेट है जो कि अचालक है, एक समान रूप से धन आवेशित है। ये प्लेट 1 हो गई है। दूसरी प्लेट जो कि ऋण आवेशित है इसी के पास रखी हुई है। ये ऋण आवेशित प्लेट है। दोनों प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा, पहली प्लेट पर भी और दूसरी प्लेट पर भी, ये आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। तो प्लेटों के बीच एक बिंदु P है और बाहर एक बिंदु Q है। दोनों बिंदुओं पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। पहले बिंदु P पर देखिए, बिंदु P पर पहली प्लेट के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लीजिए E1 है, तो E1 का डायरेक्शन ये हुआ। प्लेट 1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेट 1 के कारण पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये E1 का डायरेक्शन इधर है, बाहर की ओर। इसी प्रकार प्लेट 2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी प्रकार E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो E2 का डायरेक्शन देखिए, प्लेट 1 से बाहर की ओर धन आवेशित चादर के कारण हुआ और ऋण आवेशित चादर की ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये E2 हुई। देख रहे हैं आप, पहली प्लेट के कारण दूसरी प्लेट की ओर और दूसरी प्लेट के कारण भी उसी प्लेट की ओर, माने दोनों तीव्रताएं एक ही डायरेक्शन में हो गई। तो जब दोनों तीव्रताएं एक ही डायरेक्शन में हो गई तो बिंदु P पर नेट इंटेंसिटी यानी टोटल इंटेंसिटी दोनों के जोड़ के बराबर होगी। अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुल तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की कुल तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2। तो ये यहाँ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, ये जुड़ करके सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो आपको लास्ट में रिजल्ट मिला E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, वही जो पिछले वाले में आया था न्यूटन पर कूलम। यानी चालक प्लेट के ठीक बाहर और धन तथा ऋण आवेशित दो चादरों के बीच दोनों का एक ही फार्मूला आया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 न्यूटन प्रति कूलम। अब अगर हम पॉइंट Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें तो बच्चों बिंदु Q के लिए तीव्रता क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखिए, पहली प्लेट के कारण बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो इधर आई E1
और दूसरी प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर हो जाएगी E2। यहाँ पर देख रहे हैं दोनों तीव्रताएं बाहर की ओर वाली के कारण और दूसरी के कारण अंदर, यानी धन से दूर और ऋण की ओर। तो बिंदु Q पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें यहाँ पर, तो देखें प्लेट 1 के कारण बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी। प्लेट 1 के कारण बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और प्लेट 2 के कारण बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, दोनों की वैल्यू तो वही आएगी, किंतु इनके डायरेक्शन अपोजिट है। तो बिंदु Q पर देखिए प्लेट 1 के कारण बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेट 1 के कारण बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। इसी प्रकार प्लेट 2 के कारण बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर आएगी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। तो जब आप टोटल इंटेंसिटी निकालेंगे, अतः बिंदु P पर Q पर कुल तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2। तो जितना देख रहे हैं E1 की वैल्यू है उतना E2 की वैल्यू है, तो E1 में से जब E2 हटा देंगे तो ये परिणामी तीव्रता 0 हो गई, या E बराबर 0। तो अगर दोनों अचालक प्लेटें के बीच में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 मिलता है, और बाहर चाहे दाहिनी ओर हो या बाईं ओर हो वहां पर कोई भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं मिलती है। अब अगला आर्टिकल है एक समान रूप से आवेशित अचालक गोले के कारण और गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं, जो कि आप हमारे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।